जय हिंद बच्चों। आज छठी क्लास की चैप्टर जो है पृथ्वी और भूगोल, इसके बारे में पढ़ते हैं और बारीकी से समझते हैं। प्रत्येक टॉपिक को आपको मैं कवर करूंगा और सबकी अच्छी तरह से बताऊंगा। उसके वो जैसे कि ग्लोब है क्या, मानचित्र देश महादेश, अक्षांश या अक्षांश रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखाएं की विशेषताएं क्या है, ये सारी बातें आप इस वीडियो में आप देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं ग्लोब। तो ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, पृथ्वी का एक मॉडल जिसे ग्लोब कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, जिसको हम देख तो नहीं सकते, अंतरिक्ष पे जाएंगे तभी देख पाएंगे कि पृथ्वी इस तरह है। हूबहू पृथ्वी का ही एक ढांचा बनाया गया, एक मॉडल बनाया गया जो दिखने में जस्ट पृथ्वी जैसी लगती है, इसी को ग्लोब कहा जाता है। चलिए इस बात को समझ गए ग्लोब क्या है। अब दूसरी बात समझते हैं मानचित्र। तो मानचित्र क्या है? मानचित्र चौरस चपटे सतह पर बने होते हैं। मानचित्र चौड़े चपटे सतह पर बना होता है, उसी को मानचित्र कहा जाता है। जैसे अगर हम भारत की मानचित्र बनाएं तो किसी कागज पे बना देंगे तो वो चपटे रहेंगे और चौड़े रहेंगे, परंतु ग्लोब क्या होता है? कोई मॉडल होता है, कोई साइज जैसी होती है। ये दोनों में बेसिक अंतर है जो समझ गए। चलिए अब देश महादेशों की संख्या कुल 7 है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। महादेशों की संख्या 7 है। महासागरों की संख्या 4। कौन कौन? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। ये 4 महासागर हुए और 7 महादेश हुए। अब इसको समझिए। महासागरों की औसत गहराई बच्चों, महासागरों की औसत गहराई कहीं ज्यादा होते कहीं कम होते, परंतु सबका जब लेवल औसत लेते हैं तो 4 किलोमीटर होती है। महासागरों की गहराई 4 किलोमीटर औसत होती है। चलिए ये बात भी आप समझ गए। अब ये गोलार्ध क्या है? गोलार्ध को समझते हैं। यदि किसी गोले को 2 भागों में काट दिया जाए तो हमें 2 गोलार्ध प्राप्त, 2 आधे आधे भाग प्राप्त होते हैं, जिसे गोलार्ध कहा जाता है। यदि किसी गोल जैसे सपोज दैट, देखिए इधर ये 2 गोल है। अब अगर हम यहां से बीच किसी को काट दें तो ये 2 भागों में बट गया, जिसी को आधे भाग को ही गोलार्ध कहा जाता है। जस्ट पृथ्वी भी इसी प्रकार से है। पृथ्वी भी को भी जब हम 2 भागों में बांट दिए तो ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यह भी समझ गए। उत्तरी गोलार्ध क्या है? जब पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी इस तरह से गोल रहती है और पृथ्वी को जब 2 भागों में काट देते हैं, बीच में एक विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। जो ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये पृथ्वी की 2 गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये भी बात हम समझ गए कि ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले को दक्षिणी गोलार्ध, विषुवत रेखा के नीचे और विषुवत रेखा के ऊपर। चलिए ये बात समझ गए। और विषुवत रेखा क्या है? तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटने का काम करती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहा जाता है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। चलिए ये बात भी आप समझ गए। ये अक्षांश क्या है? अक्षांश के बारे में समझते हैं। भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। देखिए समझिए, ये भूमध्य रेखीय है। बीच में देखिए बच्चों, जब ये पृथ्वी ऐसे है, पृथ्वी गोल है, तो ये रेखा ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे गोल रहती है दोनों तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, मान लिया गया है, काल्पनिक है। और यही पॉइंट भूमध्य रेखीय वृत्त से, जो वृत्त है भूमध्य रेखीय वृत्त, यहां से अगर हम किसी भी जगह का, ये ऐसे बना, यहां से ले लिए, इस स्थान का और इस स्थान के बीच जो ये कोण बनता है,
इसी को कहते हैं अक्षांश। इसी का क्या नाम है बच्चों? अक्षांश। माने भूमध्य रेखीय वृत्त, भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान, ये स्थान कहीं भी स्थान हो, ये स्थान एवं किसी स्थान के बीच, ये जो बीच में जो देख रहे हैं आप, ये बीच जो कोण बनता है उसी का नाम है अक्षांश। चलिए ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट क्या है? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा तो भूमध्य, अभी हम बताए आपको कि अक्षांश, ये अक्षांश भूमध्य रेखीय वृत्त है, भूमध्य रेखा से। अब ये अक्षांश क्या है? अगर यहां पर हम इसको अक्षांश, ये अक्षांश रेखा, अगर यहां पर अक्षांश रेखा, अक्षांश, और ये अक्षांश से पूरब और पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर एक रेखा खींची गई, एक वृत्त खींचा गया, इसी का नाम है अक्षांश रेखा। क्या लिखा है? अक्षांश से पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा। अक्षांश से, क्योंकि अक्षांश के बारे में आपको बता दिए, अक्षांश से पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा ये अक्षांश रेखा कहलाती है। अगला क्या है? भूमध्य 0 डिग्री। तो 0 डिग्री भूमध्य, 0 डिग्री को ही 0 डिग्री भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है। और यहीं से अक्षांश रेखाओं की गिनती होती है, गिना जाता है। जैसे 1 2 3 4 इसी तरह 90 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 90 डिग्री, 90 ऊपर, फिर इधर 90 डिग्री तक, क्योंकि 23.5 डिग्री ऊपर, जिसको हम क्या नाम दिए हैं? कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे, जिसका नाम है मकर रेखा। तो बच्चों 23.5 डिग्री। तो बच्चों अब हम क्या समझ गए? अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या है, इसके बारे में समझ गए। और क्या? भूमध्य रेखा क्या है, और अक्षांशों की गिनती कहां से होती है, ये भी बात हम समझ गए कि अक्षांशों की गिनती भूमध्य रेखा से होती है, जिसको 0 डिग्री नाम दिया गया। अब आगे अक्षांश ऊपर, इसके ऊपर विषुवत रेखा से ऊपर 90 और विषुवत रेखा से नीचे भी 90 अक्षांश रेखा है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, इसमें यहां पर दिया हुआ है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। अब देखिए कर्क रेखा भी समझ गए कि विषुवत रेखा से ऊपर जो है 23.5 डिग्री अक्षांश को ही कर्क रेखा कहा जाता है, और मकर रेखा किसे कहते हैं? तो विषुवत वृत्त से नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ही मकर रेखा कहा जाता है। ये भी बात हम समझ। अब इसकी विशेषताएं क्या है? अगर हम रेखा तो अक्षांश तो जान गए, अक्षांश समझ गए, परंतु अक्षांश रेखा भी समझ गए, परंतु इसकी विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहली विशेषताएं, अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। किधर से? पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है अक्षांश रेखाएं। ये पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषताएं क्या है? अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं, जैसे अक्षांश रेखा ये रहा, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अगर यहां पे मान लिया जाए एक यहां से, तो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी होती है ये हमेशा समान होती है। अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है। दूरी समान होती है, अक्षांश रेखाएं समान नहीं होती है, दूरी समान, बीच की दूरी समान होती है। अक्षांश रेखाएं बदलती रहती है। जैसे विषुवत रेखा पर सबसे बड़ी होगी, उसके बाद ज्यों ज्यों आप ऊपर जाइएगा अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाएगी, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाएगी। चलिए, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, ये भी समझ गए। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, वृत्त छोटा होता जाता है। वृत्त क्या होता है? छोटा होता जाता है। ये बात आप समझ गए। अब ध्रुव पर जाने के बाद एक बिंदु के समान हो जाती है, मात्र एक बिंदु बच जाती है। बात समझ में आ गया कि जब हम इसी तरह करते कि जब हम यहां पर जाएंगे तो जस्ट एक बिंदु प्राप्त हो। ये अक्षांश रेखा की विशेषता है।
और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती। जो मैं पहले आपको बता दिया हूं कि सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे लंबा होगा, उसके बाद ज्यों ही ऊपर जाते जाइएगा अक्षांश रेखाओं की संख्या लंबाई घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। इसलिए विषुवत रेखा पर सबसे बड़ी, उसके बाद ज्यों ज्यों हम ध्रुवों की ओर जाएंगे विषुवत रेखाओं की संख्या, विषुवत रेखा की लंबाई घटती जाएगी। विषुवत रेखा की लंबाई घटती जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम क्या समझे? सबसे पहले समझे पृथ्वी ग्लोब क्या है, उसके बाद मानचित्र क्या है, महादेश, महासागर, अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध, विषुवत रेखा, विषुवत अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं, इन सारी बातों के बारे में हम आज की वीडियो में सीखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देशांतर और कटिबंध के बारे में बताऊंगा। जय हिंद बच्चों।